सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वार्शन शीर के कोट के साथ। वार्शन कहते हैं नो वन लीव्स होम अनलेस होम इज द माउथ ऑफ अ शार्क। सिंपल मीनिंग है इस कोट का और बहुत ही रिलेवेंट कोट है। क्या मतलब है बच्चों इसका मतलब सिंपल है कि जब तक अपने घर में प्रॉब्लम ना हो तब तक कोई भी अपना घर छोड़ता नहीं है। अगर अपने घर में आग लगी होती है तभी जो लोग क्या करते हैं, अपने घर से बाहर भागते हैं। और यही मतलब है इस कोट का। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। हमारे इंडिया से कितने ज़्यादा जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं आउट ऑफ द कंट्री, दूसरी कंट्री में काम करना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में वर्क करना चाहते हैं। उनको लगता है कि दूसरी कंट्रीज़ में हमारी जो इंडिया है उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो यही मतलब है कि हमारी इंडिया के अंदर ही शायद कुछ प्रॉब्लम है, उसी की वजह से जो है हमारे यहाँ से माइग्रेंट्स बाहर जा रहे हैं। तो इस कोड का जो रिलेवेंट है आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन से और अभी जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप सभी को पता है यूएसए जो है लार्ज स्केल पे जो है इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट कर रहा है जिस जिस कंट्री के वो हैं। और इंडिया के अंदर भी बहुत ही लार्ज स्केल पे जो है इलीगल इमिग्रेंट्स वापस डिपोर्ट किए जा रहे हैं, वो भी मिलिट्री प्लेन के द्वारा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे, थोड़ा सा सीरियस मैटर है क्योंकि हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशन है इंडिया और यूएसए के वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। और अभी हमारे रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं जो हमारे मोदी जी हैं वो भी ट्रंप जी से मिलने जा रहे हैं। तो इस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही इसको डिस्कस करना। प्लस ये जो इसके जो फॉर्डर पॉइंट्स है वो हमारे सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एडिटोरियल में बच्चों आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कैसे जो हम डिस्कशन करते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे रिलेवेंट है। कैसे जो है मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखा जाता है, कहाँ कहाँ से पॉइंट निकाल के कहाँ कहाँ लिखा जाता है, वो सारा आज के डिस्कशन में पता चलेगा। तो चलो अब डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं अपने एम के साथ। हमारा एम क्या है बच्चों? हमारा एम है सिंपल, अपने नॉलेज पूल को, हमारा ये जो नॉलेज का भंडार है इसको डे बाय डे बढ़ाना है। ठीक है, इसको घटाना नहीं है, डे बाय डे बढ़ाना है। नॉलेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ के बढ़ाना है। और कैसे बढ़ेगी वो? अगर डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में हम टच करते रहेंगे, डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में हम जानते रहेंगे। ठीक है, तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो देखो बच्चों, अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा कि जो यूएसए है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे क्या कर रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट कर रहा है। तो यूएसए ने टोटल 1,60,000 जो इंडिविजुअल है 145 कंट्री में, उसमें इंडिया भी है, वो डिपोर्ट कर दिए हैं। ये यहाँ पे बता रखा है एडिटोरियल में। रीज़न बेसिकली क्या है? रीज़न यही है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे लेते हैं। क्योंकि उनका वैसे ही हमने देखा था लास्ट एडिटोरियल जब डिस्कस करा था यूएसए इंडिया का, तो हमने देखा था कि यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव है अमेरिका को ग्रेट बनाना। ठीक है, तो अमेरिका को ग्रेट कैसे बनाएंगे? वहाँ से जो प्रॉब्लम्स है जो वो समझते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसोर्सेज को प्रेशराइज करते हैं। जैसे हम इंडिया के अंदर जो है इलीगल बांग्लादेशीज आते हैं उनको डिपोर्ट करना चाहते हैं, तो वैसे ही वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी टॉप प्रायोरिटी है। और इस प्रायोरिटी की वजह से जो है वहाँ का कामकाज भी जो है, वहाँ का जो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है वहाँ का काम भी बढ़ गया है, यही यहाँ पे बता रखा है। और इंडिया की अगर बात करें, हमने देखा 1,60,000, इंडिया की बात करें तो यूएसए के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, मतलब जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो अराउंड 7,25,000 है। मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप है इंडियंस का जो यूएसए के अंदर है। लेकिन ये होता कैसे है? देखो होता कैसे है इसको थोड़ा सा समझ लेते बच्चों। दो तरीके से हो सकता है। एक तो हवाला आपने सुना होगा, कबूतरबाजी जिसे कहते हैं हिंदी के अंदर, कि आपको सपने दिखाए जाते हैं कि आपको यूएसए में ले जाके वहाँ पे काम वगैरह दिलाया जाएगा, वहाँ की सिटीजनशिप दिलाई जाएगी। तो बहुत ही मोटा अमाउंट आपसे ले लिया जाता है, बहुत ही मोटा अमाउंट आपसे ले लिया जाता है। और इसकी न्यूज़ भी जो है न्यूज़पेपर में आती रहती है कि जैसे मैक्सिको हो गया, नीचे वाला रास्ता हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ की साइड से जो है इलीगल इमिग्रेशन होती है यूएसए के अंदर। और एक जो फैमिली थी गुजराती पटेल फैमिली। ठीक है, आपने सुना होगा, उन पटेल फैमिली की डेथ हो गई थी। हस्बैंड, वाइफ और एक लड़की थी, तीनों जो एक मतलब न्यूक्लियर फैमिली थी बेसिकली, हस्बैंड, वाइफ और उनकी डॉटर। वो तीनों कनाडा के रूट से जो है यूएसए के अंदर एंटर हो रहे थे। न्यूज़पेपर में था, हिंदू में आई थी बच्चों, ये एंटर हो रहे थे। तो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो जस्ता था उससे वो भटक गए। भटकने की वजह से क्या हुआ, उनको पता नहीं चला किधर जाना है किधर नहीं जाना है। वो पूरी रात जो है बाहर रहे। और वहाँ पे आपको पता है कनाडा में कितना, 0 से भी -27-23 डिग्री ऐसा कुछ टेम्परेचर रहता है। और उन तीनों की डेथ हो गई। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इशू है ये उस टाइम पे
न्यूज़पेपर के अंदर आया था, इसी साल की बात है, इस पहले की बात, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, इसी साल की बात है। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हाईलाइट करती है कि हमारे देश से कितने लार्ज स्केल पे जो है लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो एक तो हो गया ये रास्ता। दूसरा रास्ता होता है, लोग क्या करते हैं कि ये तो इलीगल तरीके से कबूतरबाजी, किसी को एजेंट को पैसे देके वहाँ से इलीगल रास्ते से घुस जाना। दूसरा क्या करते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, जाने के बाद टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहीं रहते हैं, इधर उधर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और वहाँ पे काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जरिए हैं किसके लिए, यूएसए में सेटल होने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करिए। इसी की वजह से जो है यूएसए के अंदर जो 7,25,000 जो है अनडॉक्यूमेंट जो इलीगल इमिग्रेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद अभी आपको पता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए ने मिलिट्री जो प्लेन था उसका यूज़ करा है। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं किस चीज़ को सिग्नल कर रही है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप अब आए हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स के इशू से। जैसे बाइडन गवर्नमेंट थी, वो सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब लेम वे में लेती थी इलीगल इमिग्रेंट्स के इशू को, तो उस टाइम पे सब चलता था। लेकिन ये जो मिलिट्री फाइट का यूज़ करा है, मिलिट्री एरोप्लेन का जो यूज़ करा है, जो हमने देखा था कल न्यूज़पेपर के अंदर भी, तो ये कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा है कि कितनी सीरियस हैं हमारे ट्रंप इलीगल इमिग्रेंट्स के इशू को लेके। और आपको पता भी होगा कि कई जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको हथकड़ियों के द्वारा भी जो है प्लेन में डाला गया, तो उस चीज़ का प्रोटेस्ट भी जो है वर्ल्ड ओवर हुआ था। यहाँ पे भी बता रखा है, कोलंबियन जो प्रेसिडेंट है ग्वास्ट्रो पेट्रो, उन्होंने प्रोटेस्ट करा कि इलीगल इमिग्रेंट्स को ये जो हथकड़ियों से बांधा है उसके लिए। तो देखो ये सिंपल चीज़ है कि इलीगल इमिग्रेंट्स डेफिनेटली जो है रिसोर्सेज पे प्रेशर डालते हो। हर एक कंट्री अपोज करती है कि हमारे कंट्री के अंदर, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएस हो, इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये जो है सोशल अनरेस्ट भी फैलाते हैं। ठीक है, भले ही वो इंडियंस है यूएसए के अंदर या फिर इंडिया के अंदर बांग्लादेशी है, वो सोशल अनरेस्ट भी फैलाते हैं। तो इसीलिए जो है हर एक कंट्री जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को जो बेसिकली जो अपोज करती है, और यूएसए भी कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो डिप्लोमेटिक कंसर्न क्या है, देखो एक चीज़ को समझना पड़ेगा तुम्हें कि ये हमारे इंटरनल मैटर, ठीक है, इंटरनल मैटर कैसे, इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। हमने अभी कोर्ट देखा क्या कि अपना घर कब छोड़ते हैं, जब अपने घर के अंदर कुछ कमी होती है। तो इंडिया के अंदर जो कमी है इंटरनली, उसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। और जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मैं इंडिया और यूएसए की बात कर रहा हूँ, वो रिलेशन में भी कहीं ना कहीं डेंट पड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो है प्रधानमंत्री हमारे मोदी है, यूएस की विजिट करने वाले हैं, और इस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही है। इस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, मोदी जी के यूएसए के पहुंचने से पहले ही वहाँ के जो इंडियंस हैं उनको इंडिया पहुंचा रहे हैं। तो ये जो हमारे रिलेशंस हैं इन पे कहीं ना कहीं डेंट मारेंगे ही मारेंगे, ये चीज़ यहाँ एडिटोरियल में भी बता रखी है। ठीक है, तो ये चीज़, और वहाँ यूएसए की जो एम्बेसी है उसने भी दिल्ली को जो है मैसेज दे दिया कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अब हम इस जो है लूजली नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत लाइटली जो है लॉ एंड एनफोर्समेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें बता रखी है। तो सिंपल चीज़ है कि ये जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, इस पे हमारी डोमेस्टिक जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं क्लब है। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं क्लब है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। अब इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऐसे टाइम पे, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशन है यूएस के साथ धीरे धीरे थोड़े थोड़े ख़राब होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से जब जो हमारे इमिग्रेंट्स आएंगे, और यहाँ से आपको पता है आज के न्यूज़पेपर में ही बोल रखा था, वहाँ जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट करी कि सर आप जाके यूएसए में ट्रंप से बात कीजिए इलीगल इमिग्रेंट्स के इश्यूज़ पे। तो हमारे जो रिलेशंस हैं डेफिनेटली जो है वैसे तो रहेंगे नहीं, मिलिट्री प्लेन से डिपोर्ट करा है तो डेफिनेटली स्ट्रिक्टर ले रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी क्या, कि हम जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यूएसए में, चाहे वो कबूतरबाजी के थ्रू गए हुए हैं, चाहे वो पासपोर्ट टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू गए हुए हैं, उनको एक्सेप्ट करें। लेकिन एक्सेप्ट करें कब, पहले वेरीफाई कर लें कि भाई इंडियंस हैं या कहीं और किसी कंट्री के तो नहीं है। ये चीज़ यहाँ एडिटोरियल में बता रखी है। ठीक है, उसके बाद हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो ये इलीगल इमिग्रेशन होता है, चाहे वो नीचे के रास्ते मैक्सिको के रास्ते हो, चाहे वो कनाडा के रास्ते हो। देखो हम जो है यूएसए की पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा
कि जो यूएसए की पॉलिसी है, यूएसए जो इलीगल, जैसे पंजाब के जो सीएम है उन्होंने रिक्वेस्ट करी, जो मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, कि वहाँ पे जाके बात करो, तो उनकी जो पॉलिसी है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? जो हमारे अंडर है। हमारे अंडर क्या है? इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया की जो सोशल पॉलिसी है वो इंडिया के अंडर है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने घर के अंदर हालात को ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ से माइग्रेट ना करें। क्या कर सकते हैं उसके लिए? एजुकेशन कैंपेन करो। देखो, जिस जिस स्टेट में, जैसे गुजरात में हमने देखा था पटेल फैमिली गई थी, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जिस जिस स्टेट में हाई डिपोर्टेशन रेट है, हमें वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ पे एजुकेट करने की ज़रूरत है, हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन है इसका डेंजर क्या होता है, इसके खतरे क्या क्या होते हैं। जैसे पटेल फैमिली को साइड कर सकते हैं। पटेल फैमिली, तीनों जो पूरी पटेल फैमिली ही ख़त्म हो गई उस ड्रीम के लिए कि यूएसए में जाके हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिएंगे, उनकी लिविंग ही ख़त्म हो गई। तो ये कहीं ना कहीं डेंजर्स हैं, और ये डिपोर्टेशन हो रहा है, ये भी एक डेंजर्स है कि अब जो है उन पर इलीगल केस चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो डेंजर है इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि इलीगल इमिग्रेशन जो है सेफ़ नहीं है, जिसको वो सेफ़ मानते हैं। क्योंकि जो कबूतरबाज होते हैं, जो इलीगल इमिग्रेशन करवाते हैं, वो बहुत लाइटली लेते हैं इन सब चीज़ों को, बताते हैं कुछ नहीं होता, सब हो जाता है। और दूसरी चीज़, जो लोग सोचते हैं कि बाहर जाके जो है एकदम सक्सेस मिल जाएगी, बाहर जाके एकदम स्वर्ग मिलेगा, उस मिथ को भी डिपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया से बाहर जो लिविंग है वो भी एकदम स्मूथ नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ कि एक हमारे ही स्टूडेंट ने, मेरे ही स्टूडेंट ने, जब मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था तो कुछ ऐसा सिनेरियो आया था, उसने मेरे को एक इंसिडेंट बताया क्वेश्चन के अंदर, कि उसका एक फ्रेंड था, वो कैलिफोर्निया में जॉब करने गया था, लेकिन वहाँ पे उसके ऐसे हालात हो गए थे कि वो भीख मांग के वहाँ पे अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन घर वालों को लगता था बहुत वो हाई फाई जॉब कर रहा है। तो ये जो मिथ है कि बाहर जाके एकदम तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, इस मिथ को ब्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ये चीज़ हमें एक्चुअल में करने की ज़रूरत है। अगर हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशन यूएसए के साथ अच्छे करने हैं, सुधारने हैं, तो उसके बाद जो रूट कॉज है हमारी इंडिया के अंदर, हमें उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ना कि यूएसए की पॉलिसी को हमें मोल्ड करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे बता रखा है। जैसे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकली हमने देखा है ऑलरेडी, हम एडिटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड, कि हमारे यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स है। जैसे आप फार्म सेक्टर ले लो, देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर क्राइसिस भी हो गया। अगर आप तीनों सेक्टर्स को अगर क्लब करोगे, यहाँ पे तीनों सेक्टर्स को क्लब करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। फार्म सेक्टर ले लो, फार्म सेक्टर में हमारे 50% से ज़्यादा जो हमारे यूथ है वो एम्प्लॉयड है। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम, आपको पता है, मिसिंग मिडल की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे जो मिडल जो इंडस्ट्रीज़ है वही एब्सेंट है। उसके बाद अगर आप सर्विस सेक्टर की बात कर लो, तो हर एक सर्विस सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सबकी जो हालत है डामाडोल है। सारे एडिटोरियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें उन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, ना कि हमें यूएस की पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बता रखी है, जो सोशल टेंशन वगैरह होती है, एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज वगैरह, वो सब चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। वो ठीक कब होगी? जब हम अपने सेक्टर्स को, इकोनॉमिक के जो 3 सेक्टर्स हैं उस पर अच्छे से ध्यान देंगे। उसको अगर प्रॉपर से हम अगर पॉलिसी वाइज, और पॉलिसी भी कैसी, आइडलिज्म वाली नहीं, डेटा बेस्ड जो पॉलिसी होती है उसके थ्रू हम इसको ध्यान देंगे, तो जो इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है हम बहुत हद तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत हद तक नहीं, 100% इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट, याद करो, कोर्ट में क्या लिखा था कि घर के अंदर अगर प्रॉब्लम होगी तभी घर से लोग बाहर भागेंगे। अगर हम घर को ही स्वर्ग बना लेंगे तो क्यों लोग बाहर जाके सीख करेंगे? फिर तो हमारी कंट्री में आएंगे लोग। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि हाँ, पॉलिसी सजेशन यही है कि जो पुश फैक्टर है, आपको भी पता है कि अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे पुल और पुश फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन के। तो हमारी इंडिया में जो पुश फैक्टर है, पुल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पुल फैक्टर्स तो यूएसए के अंदर है, ठीक है। लेकिन जो पुश फैक्टर हैं, जैसे हमने ये देखा, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गया, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्राइसिस हो गया, सर्विस सेक्टर में क्राइसिस हो गया, एआई वगैरह आ रहा है, हमने कल ही देखा था, एम्प्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये पुश फैक्टर है, हम काफ़ी हद तक अगर कंट्रोल कर लेंगे पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर में। ये जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, चाहे इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम हो गई, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? एक ही है कि हमें अंदर ध्यान देना होगा, उन चीज़ों को ध्यान देना होगा जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। और जो हमारे कंट्रोल में हम ऑलरेडी जो है बहुत हद तक डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। जो आज का एडिटोरियल था, डेफिनेटली ये बहुत रिलीवेंट था, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम फेस कर ही रहे हैं।
तो यही है आज के लिए आपके लिए बच्चों, ये पेपर 2 के लिए जो हम डेली डिस्कस करते हैं, एक आपका क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को ज़रूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस क्वेश्चन से जो हमने प्रीवियस जो एडिटोरियल डिस्कस करे हुए हैं सारे रिलेटेड है, ठीक है। तो एक अच्छा सा आप 300 वर्ड का 300 वर्ड का ऐसे लिख के आप जो है हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें शेयर करिए। डिस्कशन ग्रुप तक कैसे पहुंचना है देखो मैं बताता हूँ। देखो ये जो द लर्निंग CAPF लिखा हुआ है, नहीं चलो देखो जो नीचे डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब चैनल पे, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है खोलो उसे। खोलने के बाद सबसे पहला जो लिंक दे रखा है वो दे रखा है लर्निंग CAPF का हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो इसकी PDF में मिल जाएगी, और ऊपर जाके थोड़ा सेटिंग में देखोगे तो वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप का एक बटन भी आ रहा होगा उसको, या लिंक आ रहा होगा, तो उसको लिंक पे क्लिक करके आप डिस्कशन ग्रुप तक भी जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बच्चे शेयर करते हैं, और लिखने के बाद तो आप भी शेयर करो, दूसरों का ऐसे पढ़ो, उसको रिव्यू करो, उनसे नॉलेज लो और अपनी भी नॉलेज शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। और जिन बच्चों को डर लगता है लिखने से, वो जो सोचते हैं कि आज नहीं सर कल लिख देंगे, तो देखो कल कभी आता नहीं है, ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स भी बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी करो इस चीज़ को, ठीक है, अभी करो इस चीज़ को। हमारा ये जो लिखने वाला जो सेशन है इसको ज़रूर करना है, क्योंकि इसके बिना जो पेपर 2 है वो असंभव है, ठीक है। लिखना तो पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, टिक मार्क से CAPF नहीं क्लियर होगा, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और मैं वैसे भी डिस्क्रिप्टिव का टीचर हूँ, तो सारे बच्चों को मैं लिखने के लिए मोटिवेट ही करता हूँ। जितने भी मेरे बच्चे हैं सब लिखते ही हैं, लिखने, क्योंकि हमारा लिखने का ही काम है, ठीक है। तो आप भी लिखना चालू करो, शेयर करो, ठीक है। और कुछ कमी होगी तो मैं बताऊंगा, जैसे कि आज अभी मैंने जस्ट 10-15 मिनट पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले देखा था, एक बच्चे ने वो क्वेश्चन से स्टार्ट करा था, काफ़ी अच्छा करा था, लेकिन एक ट्रायो अप्रोच होती है कि 3 चीज़ आपको जो होती है, जैसे कि क्वेश्चन पूछो तो 3 बार पूछो, कुछ कुछ करते हैं तो उसको भी 3 बार करते हैं। तो ये चीज़ भी मैं धीरे धीरे आपसे स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा, तो आप बस लिखना चालू करो, लिखने के बाद डिस्कशन ग्रुप में भेजो। और एक चीज़ और बच्चों, एक बच्चे ने शायद मेरे को अभी मैसेज भी करा था कि सर आप जो है काफ़ी न्यूज़ जो है कवर नहीं करते। देखो जो जनरल न्यूज़ है, ठीक है, जैसे कि अभी ये तिस्ता वाली न्यूज़ हो गई, या फिर अभी जो USA में इलीगल इमिग्रेशन हुआ था, कल मैंने उसको अपने डेली डिस्पैच में कवर नहीं करा था, क्योंकि मुझे पता है उस पर एडिटोरियल आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो न्यूज़ है उस न्यूज़ से MCQ तो बन नहीं सकता, वो न्यूज़ जो है आपके पेपर के अंदर काम आएगी, ठीक है, पेपर 2 के अंदर, तो उससे रिलेटेड एडिटोरियल आएगा ही आएगा, और जब आता है हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कल मैंने छोड़ा, कल 2-3 दिन से मैं ये ट्रंप वाला इशू नहीं लेके आ रहा था, जो ट्रंप जो है इलीगल इमिग्रेशन से जो भी रिलेटेड ले रहे थे, लेकिन मेरे को पता था एडिटोरियल आएगा, आज आ गया। अब एक इसके 2-3 एडिटोरियल और आएंगे, हम 2-3 को क्लब करके डिस्कस कर लेंगे, तो पेपर 2 के लिए तो हमारा टॉपिक एकदम तैयार हो जाएगा। तो ऐसे यही चीज़ करनी होती है बेसिकली, हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बिल्कुल पढ़ो उस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा दिमाग में रहती है चीज़ें, जैसे वो पटेल फैमिली का एग्जांपल मैंने लिया, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती है, तो उस चीज़ को तो करना ही है। लेकिन पेपर 1 के लिए हम अलग तरह की स्ट्रैटेजी थोड़ी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली जो जनरल न्यूज़ आती है उससे पूछता नहीं, उसके अंदर से पूछता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, जैसे सेक्रेड ग्रुव, ठीक है, न्यूज़ क्या आई थी यहाँ से, तो न्यूज़ में से ही पूछ सकता था, इसलिए तो इसको लेके आए हैं, ठीक है। सेक्रेड ग्रुव क्या होते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं, जैसे राजस्थान में भी हो गया, ऑल ओवर इंडिया रहते हैं वैसे सेक्रेड ग्रुप। वो क्या करते हैं कि जंगल में सोचते हैं आत्मा है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि जंगल में नहीं जाना, वहाँ पे पवित्र आत्मा है, वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें नष्ट कर देगी। तो वो क्या चीज़ है, बेसिकली जंगल को प्रोटेक्ट करने की एक स्ट्रेटेजी है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ऑर्डर दिया है राजस्थान गवर्नमेंट को कि तुम्हारे स्टेट में, राजस्थान में हमारे जितने भी जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं सबकी मैपिंग करो, ठीक है, सबकी मैपिंग करो, ये ऑर्डर दिया है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर के अंदर ये बताया था ये सारी चीज़ कि जो सेक्रेड ग्रुव है ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, इसे कम्युनिटी रिजर्व जो है वो भी नोटिफाइड किया गया है, किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, किसके अंदर किया गया बच्चों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो सेक्रेड ग्रुव है उसको फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया है, नोटिफाई किया गया है कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व मतलब कि कम्युनिटी का जो है एकत्र अधिकार है उसके ऊपर, ठीक है। कम्युनिटी का किसी इंडिविजुअल की वो प्रॉपर्टी नहीं है, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। राजस्थान के अंदर कौन कौन से, क्योंकि राजस्थान का तो न्यूज़पेपर में ये सारा न्यूज़पेपर का ही रहता है जो ऑरेंज वाला है, राजस्थान के अंदर कौन कौन से जो है हमारे सेक्रेड ग्रुप आते हैं, उनके नाम अलग अलग है, जगह जगह सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे जो वंस होते हैं, छोटे टाइप के जो वन होते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर भी है यहाँ पे। तो ये जो छोटे छोटे वन होते हैं, इन वन को नाम देते हैं, जैसे ओरेंस हो गया, ठीक है, राजस्थान में मालवन हो गया, देवघाट हो गया, बॉग हो गया। तो ये जो है ये मैच द फॉलोइंग करके भी दे सकता है कि
जो सेक्रेड ग्रुप है कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यही सारी चीज़ हैं, हमने देख लिया लोकल कम्युनिटी ये सारा ऑल ओवर इंडिया रहते हैं। अब कहाँ कहाँ रहते हैं, किस किस नाम से जाने जाते हैं वो यहाँ पे दे रखा है। जैसे सारन हो गया, सारन बिहार में बोलते हैं, और ये देव इधर का था। देववन जो है वो हिमाचल में बोलते हैं, और देववन जो है हिमाचल में बोलते हैं, और देवरा काडू कर्नाटका में बोलते हैं, कावू बोलते हैं केरला में, देव बोलते हैं मध्य प्रदेश में। देखो देववन बोलते हैं हिमाचल में, देव बोलते हैं मध्य प्रदेश में, देवघाट बोलते हैं राजस्थान में। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी याद करने की ज़रूरत है। लाई उमंग बोलते हैं मणिपुर में, देवरती बोलते हैं महाराष्ट्र में, ओरन राजस्थान में हमने देख ही लिया, और कोविल काडू कहाँ पे बोलते हैं, तमिलनाडु पे। तो ये थोड़ा सा देख लेना कहाँ पे क्या क्या चीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैप भी दे रखा है, इस मैप से भी थोड़ा सा अच्छा सा समझ आ जाएगा। लास्ट टाइम ये मैप नहीं ला पाया था, ठीक है। इस मैप को थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेट में किस किस को क्या बोलते हैं हम। जैसे हमने अभी ऑलरेडी देख लिया था, ये उमंग अगलाई ये मणिपुर में बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना इस मैप को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि कहाँ कहाँ सेक्रेड ग्रुप हैं और किस किस सेक्रेड ग्रुप को किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये मैप थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पे एक डायरेक्शन दी ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर करना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा विलियम फोर्ड। देखो आपको पता है कि हमारी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, रूलिंग जो गवर्नमेंट है, वो नाम चेंज करने में ज़्यादा बिलीव रखती है। तो अभी फोर्ट विलियम का नाम जो है, कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है हमारा, जिसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उसका ही नाम चेंज कर दिया, उसका नाम कर दिया विजय दुर्ग, ठीक है। इनको लगता है कि नाम चेंज करने से जो है हम जो है थोड़ा पैट्रियोटिक हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हो जाएंगे तो ठीक है। फिर तो हमें बस इतना ही याद रखना है, फोर्ट विलियम जो है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, विजय दुर्ग, ठीक है। क्या कर दिया है, विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया है, ठीक है। इसका आप थोड़ा सा देख लेंगे, विजय दुर्ग कर दिया है। क्यों विजय दुर्ग करा है, इसका रीज़न बता रखा है, क्योंकि ये जो विजय दुर्ग है बेसिकली एंशिएंट टाइम में सिंध दुर्ग कोस्ट पे जो है बेसिकली नवल बेस था छत्रपति शिवाजी का, तो वहीं से मोटिवेट होकर विजय दुर्ग कर दिया है विलियम फोर्ट का, ठीक है। उसके बाद थोड़े थोड़े विलियम फोर्ट के अंदर जो जो छोटे छोटे वो नाम हो गए, जैसे किशनर हाउस था उसका मेनका शॉ हाउस कर दिया, साउथर्न गेट था उसका शिवाजी गेट कर दिया। तो बेसिकली आपको फोर्ट विलियम का थोड़ा सा याद रखना है कि विजय दुर्ग जो रिसेंटली नाम चेंज करा है वो कौन से फोर्ट का नाम चेंज करा है, वो चेंज करा है फोर्ट विलियम का, ठीक है। लेकिन अगर इधर उधर से पूछ लिया तो क्या करोगे, तो थोड़ा सा फोर्ट विलियम के बारे में देख लेते हैं। जो एक बहुत ही जो प्रिय क्वेश्चन है यूपीएससी का, वो क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है किसने इस्टेब्लिश करा था, वो लॉर्ड रिचर्ड वेलेज़ली ने इस्टेब्लिश करा था। किसने करा था, लॉर्ड रिचर्ड वेलेज़ली ने। कब करा था, 1857 में। क्यों करा था, पर्पस क्या था। देखो जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, टाइम देखो, पहले हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, हिस्ट्री को टाइम से थोड़ा सा देखा करो कि 1800 में क्या हो रहा था। 1800 में अंग्रेज धीरे धीरे आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब्जा कर रही थी। अभी 1857 का विद्रोह भी नहीं हुआ है, 1857 की जो क्रांति थी वो भी नहीं हुआ है, 57 जो रिवॉल्ट है वो अभी हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे, जो लोकल्स थे, आर्टिशंस थे, उन पे कब्जा कर रहे थे। ब्रिटिश जो टेस्ट था वो राजाओं के अंदर ला रहे थे, धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ उस टाइम की है। तो उस टाइम पे ये करा गया था। उस टाइम पे जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे, अब उनको देसी भाषा सिखानी थी। कहाँ सिखाते, तो सोचा फोर्ट विलियम कॉलेज में सिखाएंगे। तो इसलिए जो है रिचर्ड वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। कहाँ है, बंगाल में, हमने देख लिया ऑलरेडी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो ये देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है वैसे तो ये, लेकिन इसके तो करंट लिंकेज तो है ना, तो यही चीज़ हम करते हैं यहाँ पे, करंट लिंकेज वो करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है हेल्थ सेक्टर, ठीक है। हेल्थ सेक्टर इस बार आपके सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि यूएसए ने डब्ल्यूएचओ से विड्रॉल कर लिया है, हमने देखा था ऑलरेडी, ये भी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट चेंज का यूएसए ने जो है पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल ऑलरेडी कर लिया है, वो भी हम देख चुके हैं। तो हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक जो सिनेरियो है वो और हुआ है, जो मैक्सिमम जो है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। देखो जो बच्चे हेल्थ सेक्टर के लिए अपना जो डेटाबेस वगैरह बनाते हैं, जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में कमियां दिखाने में काम आएगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं।
जो अगर ये हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ से माइग्रेंट्स क्यों कर रहे हैं, इमिग्रेट्स क्यों कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर भी वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ से ले लो हेल्थ सेक्टर का। अभी जो है एम्स के अंदर जो फैकल्टी शॉर्टेज है उसको, उससे रिलेटेड जो है पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे वो रिपोर्ट वगैरह प्रेजेंट की गई है कि हमारा जो एम्स है वहाँ पे जो प्रॉपर फैकल्टी होने चाहिए, डॉक्टर्स हो गई, नर्सेज हो गई, वही नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और कितने नहीं हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एम्स है, एम्स जो दिल्ली है, 34% वहाँ पे पोस्ट जो है वैकेंट है। 34% बहुत ज़्यादा होती है वो भी हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है। एम्स भोपाल हो गया 24%, 25%, 38% हो गया, 39% ऋषिकेश वाले में नहीं है। तो देखो ये मंगलूरी में 41%, कल्याणी में 39%। तो देखो ये क्या होता है, इससे जो है जो ऑपरेशनल जो होती है वो हैम्पर होती है हेल्थ केयर सेक्टर की। तो आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है बहुत लार्ज स्केल पे। अब आप कोर्ट्स की बात करो तो 55,000 जो है लोअर कोर्ट्स में वैकेंसी है, उसको भी फिल नहीं कर रहे हैं। तो देखो रिक्रूटमेंट्स आनी चाहिए यहाँ पे। हमारा मोटिव रिक्रूटमेंट नहीं है, बेसिकली हमें सेक्टर को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कोट कर सकते हो, डेटा सेंटर है। एक दो चीज़ें थोड़ा सा नोट कर लेना कि जैसे न्यू दिल्ली एम्स हो गया, हमारा ऋषिकेश एम्स हो गया, हमारा जो है ये रायपुर एम्स हो गया, यहाँ पे कितना स्टाफ की शॉर्टेज है, वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेना। नोट कर लोगे तो क्या होगा कि आप कभी कोट करोगे हेल्थ केयर सेक्टर की कमियों को तो वहाँ पे काम आएगा। उसके अलावा देखो यूएसए के बाद अब अर्जेंटीना भी यूएसए की जो लाइन है उसको फॉलो करने लगे। अर्जेंटीना भी बोल रहा है कि हम भी डब्ल्यूएचओ से क्विट करेंगे। तो देखो डब्ल्यूएचओ की हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि जितनी फंडिंग है धीरे धीरे कंट्री छोड़ रही है। यूएसए ने छोड़ा, यूएसए की जितनी भी अलाई कंट्री है धीरे धीरे छोड़ेंगी। अब सबसे पहला नंबर आ गया अर्जेंटीना का, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, इसको आंसर करने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अर्जेंटीना अब नेक्स्ट कंट्री बनेगा जो है यूएसए के बाद जो है इससे विड्रॉल करेगा डब्ल्यूएचओ से, ठीक है। तो हेल्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट है इस बार का जो एग्जाम है उसमें हेल्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट है। और हमने ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाओ, थोड़ा प्लेलिस्ट में देखो जहाँ पे हेल्थ का साइन हो, यूएसए डब्ल्यूएचओ वगैरह जहाँ भी लिखा हो उसको देख लेना एक बार, वीडियो को नोट्स वगैरह बना लेना अपने, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रसाद स्कीम के। देखो प्रसाद स्कीम सुनने में ऐसा लग रहा है आपको प्रसाद मिलेगा, लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ क्या है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में अभी जो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे प्रेजेंट करा कि जो प्रसाद स्कीम्स के अंदर जो पिलग्रिमेज जो डेवलप करना था, टूरिस्ट प्लेसेस बेसिकली जितने भी डेवलप करने थे, स्पिरिचुअल टूरिस्ट प्लेसेस, हमने शायद ये देखा भी था, चलो हाँ वो हमने लेक्चर्स में देखा था अपने, जो हमारा अभ्यास वो है लेखन, उसके अंदर टूरिज्म सेक्टर के अंदर जो स्पिरिचुअल टूरिज्म होता है, बेसिकली टूरिज्म 3 तरह के होते हैं जिसमें से एक स्पिरिचुअल टूरिज्म है। उसको डेवलप करने के लिए हमारी प्रसाद स्कीम है। प्रसाद स्कीम का मोटिव क्या है कि जितने भी मंदिर वगैरह हैं या जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, मंदिर में स्पेशली नहीं बोलूँगा, जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उनको डेवलप करना ताकि वहाँ पे टूरिस्ट आ सकें, ठीक है। ये बेसिकली मोटिव था। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में जो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है, वहाँ पता चला कि इसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो चल रही है, ठीक है। कि 25 स्पिरिचुअल सर्किट्स थे, उसमें से जो 5 अभी तक इनकम्प्लीट हैं और 21 आउट ऑफ 45 प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ कंप्लीट हुए हैं, मतलब सिर्फ 21 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, आधे से भी कम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। तो थोड़ा सा प्रसाद स्कीम के बारे में देखना बनता भी है कि पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है और हमारा न्यूज़पेपर में भी आया है। तो देखो सबसे पहले तो हमें जानना है प्रसाद जो स्कीम है वो ना तो फूड मिनिस्ट्री कर रही है, ना तो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री कर रही है, ये कर रही है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। अभी का प्रोग्राम नहीं है, 2014-15 में आया था। पहले इसका नाम प्रसाद था, SAD वाला, फिर उसके बाद हो गया इसका नाम SHAD, ठीक है। तो नाम भी चेंज करा गया है इसका प्रसाद का। उसके बाद मोटिव क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया। मोटिव जो है जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उनको डेवलप करना, जैसे अमरावती में हो गया, जैसे हमारा ये बोध गया में हो गया, हमारा ये बौद्धिज्म का जो है टेम्पल, जो बौद्ध विहार है वो वगैरह गया में हो गया, बौद्ध गया जो है, उन सब चीज़ों को डेवलप करना हमारा मोटिव है। पैसे कौन देगा, पैसे देगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। देखो 100% फंडिंग जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसके अलावा जो है PPP प्रोजेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, और CSIR जो फंडिंग होती है, जो कंपनी अपने 2% प्रॉफिट का देती है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें स्टेट यहाँ पे हिस्सा नहीं देगी, 100% सेंटर का, इसको याद रखना, ठीक है।
ये था हमारे आज के डिस्कशन के अंदर क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा 4, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये है कल के क्वेश्चन हमारे, ठीक है। बैगर थाई पॉलिसी क्या होता है? वैसे तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जो बैगर थाई पॉलिसी है भीख मांगने वाली पॉलिसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्रेड वगैरह रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे है, तो ये बी हमारा आंसर हो गया। हाई टैरिफ हो गया, स्ट्रिक्ट कोटा हो गया, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम बैगर थाई नेबर पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था स्टेट एंड एम्बलम। स्टेट एम्बलम में हमने क्या देखा था, उसमें तो 4 वो शेर थे, उसके बाद एक घोड़ा था, एक हाथी था और एक बैल था, ठीक है। और जो कमल था वो पुराने वाले में था, लेकिन जो हमारा जब स्टेट एम्बलम मिला तो इसको हमने अडॉप्ट नहीं करा, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बेल शेप्ड लोटस। इसमें यही पूछा है कि कौन सा पार्ट नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, हमें थोड़ा सा बस याद रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टेक केयर, गुड बाय।